हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का एक न्यू चैप्टर। अभी तक हमने पढ़ा था, जितनी यूनिट मैंने कवर कराई है तो अभी तक मैंने चौथी यूनिट पे पहुंच चुका हूं भाई। 3 यूनिट ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। तो जो बच्चे बीकॉम प्रोग्राम से हैं या जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स से हैं, सेमेस्टर 3 में या सेमेस्टर 5 में, एसआरडीयू में या रेगुलर में, तो भाई सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होने वाली है, क्योंकि आप लोग एग्जाम आ रहे हैं और सारी सीरीज में कंप्लीट करवा रहा हूँ। और अगर किसी को भी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के नोट्स वगैरह बाई करने हैं जिसमें आपके अच्छे से अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, तो नोट्स के लिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर ये दिया हुआ है। आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो हाई करके, मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, या फिर आप कॉल करके बोल सकते हो कि भाई नोट्स परचेज करने हैं। हो सके तो ज्यादा प्रेफर करना कि भाई मैसेज ही करना, कॉल कभी कभार उठा नहीं पाते तो इसलिए, ठीक है। तो मैसेज करके आप लिख सकते हो कि नोट्स परचेज कर रहे हैं और मिनिमम अमाउंट दे के आप नोट्स को बाय कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का यूनिट 4, और यूनिट 4 में ही हमारा आज लेक्चर नंबर 10 है भाई। 9 वीडियो डाल चुका हूं, आज 10th लेक्चर है, चैप्टर 10 है। डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम 2 चीजें पढ़ेंगे, 2 कॉन्सेप्ट मेनली डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है किसी चीज को बांटना। अब ये पढ़ेंगे हम 2 कॉन्सेप्ट से। तो पहला जो पर्पस होगा वो होगा हमारा होलसेलिंग और दूसरा होगा रिटेलिंग, ठीक है भाई, बात समझ आई। तो हम 2 चीजें बेसिकली पढ़ेंगे, एक होलसेलिंग का कॉन्सेप्ट पूरा समझने वाले हैं, दूसरा रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं पूरा का पूरा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाई ये उतार लेना, बाद में मैं टाइम दूंगा आराम से, जब मैं जाऊंगा तो सारी कुछ उतारने का मौका दूंगा, अभी बस समझो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं होलसेलिंग क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि होलसेलिंग क्या है। तो मैंने लिखा यहाँ पे, होलसेलिंग इज ए पार्ट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। होलसेलिंग जो है एक पार्ट होता है किसका? डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है भाई। होलसेलिंग इज अ पार्ट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, ठीक है। आगे मैं समझाऊंगा। इन विच द बिजनेस परचेज लार्ज क्वांटिटी, कह रहा है इन विच द बिजनेस परचेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम किससे? मैन्युफैक्चरर से, एंड सेल देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू रिटेलर। अब मेरी बात समझो, जो मैंने बोला, अब जो मैंने वर्ड मार्क लगाया लिख लेना बाद में। तो मैंने क्या कहा? मैंने बोला होलसेलिंग एक पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का, एक चेन है जिसमें होलसेलर अपने नीचे वाले को, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाले को, उसके नीचे वाला कस्टमर को माल सप्लाई करता है। ये चेन है, ठीक है, एक प्रोसेस है। होलसेलिंग में क्या होता है? जो बंदा होता है वो एक लार्ज क्वांटिटी पे माल उठाता है। किससे माल खरीदता है भैया? तो वो माल खरीदता है प्रोड्यूसर से, जब माल बना रहा है। तो होलसेलर जो होलसेलिंग है, इसके अंदर क्या होता है? एक चेन होती है जिसमें बिजनेस एक लार्ज क्वांटिटी पे माल को परचेज करता है, गुड्स और सर्विसेज को, और उसके बाद बेच देता है किसको? सेल देम टू स्मॉल क्वांटिटीज टू रिटेलर। छोटी छोटी क्वांटिटीज बना के रिटेलर को सेंड कर देता है, ठीक है। रिटेलर कौन होते हैं? जो होलसेलिंग का माल खरीदते हैं थोक में, ठीक है। सो स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हैं, और रिटेलर आगे क्या करते हैं भाई? यहाँ पे आगे लिखा है मैंने, रिटेलर्स और अदर बिजनेसेस, और बाकी जो अदर बिजनेस है ना, उनको भी माल सप्लाई करते हैं होलसेलिंग वाले। आगे लिखा है इट्स एक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। कह रहा है ये जो एक्ट है ये प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच की एक चैन होती है, होलसेलिंग कहलाती है, ठीक है। अब आपको नॉर्मल एग्जांपल देके समझाऊं। देखो भाई, ये है फैक्ट्री, यहाँ पे माल प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे माल प्रोडक्ट होता है, बनता है, प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है। क्या एक फैक्ट्री है, माल प्रोड्यूस होता है। माल प्रोड्यूस होने के बाद खरीदते हैं इससे होलसेलर। कौन खरीदता है? होलसेलर, या बोल सकते हो होलसेलिंग में माल जाता है। होलसेलिंग ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो होलसेलिंग में क्या बोला था मैंने कि एक लार्ज क्वांटिटी पे माल खरीदते हैं ये लोग प्रोड्यूसर से। अब होलसेलिंग वाले स्मॉल क्वांटिटी पे माल बेचते हैं, किनको? वो बेचते हैं रिटेलर को, ठीक है भैया। तो होलसेलिंग वाले माल रिटेलर को बेच रहे हैं। तो ये जब इससे माल खरीदते हैं होलसेलिंग वाले, तो खरीदते हैं एक लार्ज क्वांटिटी के, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी के। और जब ये लोग माल सेल करते हैं अपना रिटेलर को, तो रिटेलर इनसे लेता है स्मॉल यूनिट्स में, या बोल सकते हो स्मॉल क्वांटिटी में माल खरीदता है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं होलसेलिंग प्रोसेस, ठीक है। आगे नीचे लिखा है कि डेफिनेशन, जो कि होलसेलर की डेफिनेशन है। अब मैं आपको सिखाऊंगा होलसेलर क्या होते हैं। होलसेलर ऐसे विक्रेता
ऐसे विक्रेता जो माल खरीदते हैं, मार्केट से बिजनेस में माल उठाते हैं, ये लिखा है बिजनेस एंटाइटी दैट बाय गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं, मैंने अभी बताया, जो मैन्युफैक्चरर लोग होते हैं वो माल को बनाते हैं, तो इसको आप कहोगे मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ठीक है भाई। मैन्युफैक्चरर इज नोन एज ए प्रोड्यूसर्स, ठीक है, या बोल सकते हो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरर से एक बल्क क्वालिटी पे, ये वर्ड ध्यान से देख लो, बल्क, ये बल्क वर्ड का मतलब होता है एक लार्ज क्वांटिटी, बहुत सारी चीजें खरीदना, उसको बल्क कहते हैं। और बल्क वर्ड आगे बहुत ज्यादा बार रिपीट होने वाला है, बार बार आएगा। बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं और प्रोड्यूसर एंड सेल देम इनटू ए स्मॉलर क्वांटिटीज टू रिटेलर फॉर ए बिजनेस अदर्स। कह रहा है कि और जो बल्क में माल खरीदा गया है ना होलसेलर द्वारा, वो माल छोटी छोटी क्वांटिटी करके छोटे छोटे टुकड़े बना के बेचा जाएगा, किसको, रिटेलर्स को। तो ये माल रिटेलर्स को जाएगा, होलसेलर से छोटे छोटे पीसेस बोल के छोटी छोटी क्वांटिटी में वो खरीदते हैं। छोटी में क्यों खरीदते हैं, क्योंकि होलसेलर का काम हमेशा होलसेलिंग का होता है, बड़े अमाउंट हो जाता है वो, उससे ना दसों रिटेलर खरीदते हैं और रिटेलर से डायरेक्ट कंज्यूमर खरीदते हैं। तो जो रिटेलर है वो छोटी छोटी क्वांटिटी में दुकान में सामान रखेगा, और जो होलसेलर है वो एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में रखता है माल, ठीक है, उसके पास से रिटेलर के पास जाता है। आगे लिखा फंक्शन ऑफ होलसेलर। फंक्शन क्या है होलसेलर का, आप वो बताओ। पहला फंक्शन होता है कि बाइंग इन बल्क। मैंने अभी आपको बताया था, ये वर्ड बार बार आएगा, बल्क। बल्क मतलब होता है ज्यादा क्वांटिटी, किसी भी चीज की ज्यादा क्वांटिटी। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई माल उठाया जाए तो उसको बल्क कहते हैं, कि माल बल्क में उठाया जा रहा है, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में उठाया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हो तो आप क्या हो, उसके कस्टमर हो, तो आप जो खरीदते हो वो एक या दो क्वांटिटी में खरीदते हो। तो मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कोई भी गैजेट हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक हो, तो आप जब खरीदते हो एक दो क्वांटिटी। बट जो फ्लिपकार्ट है वो एक कंपनी है पूरी की पूरी, ठीक है, और कंपनी को क्या छोटी क्वांटिटी में माल उठाना चाहिए, बड़ी कंपनी बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि इनसे तो हजारों लोग खरीद रहे हैं ना, ये हजारों लोग खरीद रहे हैं इनसे तो, और इन लोगों को सप्लाई जब ही कर पाएंगे ना जब इनके पास हजारों पीसीस होंगे। तो कंपनी एक बल्क में खरीदती है, एक ज्यादा में। ठीक है, आगे लिखा वेयर हाउसिंग। फंक्शन ऑफ होलसेलर होता है वेयर हाउसिंग, कि आपके पास एक वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। ये अब एग्जांपल कर लो कि ये जो है कंपनी का वेयर हाउस है, क्या है भाई, वेयर हाउस। हिंदी में इसको बोलते हैं सामान घर। सामान घर, मैंने सामान बोला है, मतलब कि बराबर वाला सामान नहीं, सामान मतलब थिंग्स, गुड्स, चीजों को रखने की जगह। वेयर हाउस मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पर अपने गुड्स को संभाल के सुरक्षित रखा जा सके, उसके लिए एक कमरा लिया जाता है। वो कमरा स्टोर रूम जो आप कहते हो ना, तो उसको होलसेलिंग भाषा में वेयर हाउस कहते हैं, जिसमें अपना गोडाउन बोल सकते हो। जेठालाल का गोडाउन सुना ही होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना, जिसमें वो अपने टीवी शोरूम में टीवी फ्रिज रखता था। इसी तरह से जो गोडाउन होता है उसको वेयर हाउस बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे लिखा अगला ब्रेकिंग बल्क। ब्रेकिंग बल्क, जब कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी माल बनाता है तो उससे जो होलसेलर होते हैं बड़ी क्वांटिटी में लेके जाते हैं, और जब इनसे रिटेलर खरीदने आते हैं तो रिटेलर को कैसे मिलता है, ब्रेकिंग बल्क में मिलता है। कैसे मिलता है, ब्रेकिंग बल्क मतलब होता है भाई टुकड़ों में मिलता है, छोटी क्वांटिटी में मिलता है, टुकड़े कर करके छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचने का काम आता है। तो ये इसका एक फंक्शन हो जाता है होलसेलर का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। कह रहा है कि माल को संभाल के रखना, लॉजिस्टिक माल को संभाल के रखना, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब माल को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। इन दोनों ही चीजों में आसानी होती है जब हम वेयर हाउसिंग रखते हैं, या फिर मान लो हम होलसेलिंग में माल खरीदते हैं तो वेयर हाउसिंग रखने के बाद, ठीक है, हम लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इजिली कर पाते हैं। तो पहला ये फंक्शन है चौथा। ठीक है, इसमें आप अपने माल को संभाल के रख भी सकते हो और अपने माल को एक जगह से दूसरे स्टेट में इजिली भेज सकते हो, किसी भी ट्रक के द्वारा, किसी भी गाड़ियों के द्वारा, किसी के भी द्वारा। आगे लिखा है क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग। फंक्शन ऑफ बल्क मतलब कि जो भी आपका पढ़ रहे हो होलसेलिंग, इसका बेनिफिट जो है, फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन होता है यहाँ पे लास्ट क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग, कि जो भी पैसा है वो आपको एक तरह से, आपका जो पैसा है वो उधार है। यहाँ पे क्या होता है, उधार माल भी लेते हैं।
आप क्या करते हो, जब भी मैन्युफैक्चरर से माल लेते हो बड़ी क्वांटिटी में, तो उसका पैसा कभी कभार उधार होता है। और होलसेलिंग का बेनिफिट यही है कि अगर आप होलसेलिंग कर रहे हो तो प्रोड्यूसर भी बड़े अमाउंट को देख के उधार दे देता है कि हाँ चलो पैसा दे देगा आगे। और यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंसिंग जो है वो भी देखी जाती है, क्रेडिट और फाइनेंसिंग दोनों चीजें मेंटेन करते हैं। आगे लिखते हैं उसके बाद, सर्विस रेंडर्ड बाय होलसेलर टू रिटेलर एंड प्रोड्यूसर। कह रहा है कि वो सर्विसेज जो एक होलसेलर लेता है, किनसे, वो रिटेलर से लेता है और जो प्रोड्यूसर से लेता है, मतलब कि माल बनाने वाला मैन्युफैक्चरर, इन दोनों से जो भी सर्विसेज लेगा, रेंडर्ड करेगा, वो सर्विसेज हमने लिखी है। पहला होता है बल्क परचेजिंग, भाई बल्क में परचेज करता है, तो बल्क में परचेज किससे करेगा, क्या वो प्रोड्यूसर से करेगा या फिर वो रिटेलर से करेगा। रिटेलर को तो माल बेचता है वो खुद, है ना, रिटेलर जो होता है वो माल खरीदता है और कैसी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में। मगर यहाँ पे बल्क की हो रही है, तो बल्क में कौन माल बेचता है, प्रोड्यूसर माल बेचता है। तो प्रोड्यूसर से क्या लिया उसने, गुड्स लेगा या सर्विसेज लेगा बल्क में, ठीक है भाई, पहला पॉइंट। सेकंड आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेज कौन करता है, भाई इन्वेंट्री मतलब होता है जो भी आपका माल है, जो भी आपका सामान है बल्क में बना हुआ है। अब ये पूरा का पूरा जो इन्वेंट्री बना है ना बल्क में, इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सामान कहाँ आएगा, वरना तो आपका वेयर हाउस भर जाएगा। ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस में इतनी सारी जगह है, ये 5 बॉक्सेस बने हुए। अब इस 5 बॉक्सेस में आपका मान लो कि फ्रूट्स का वो है शोरूम, तो आप यहाँ पे एप्पल, मैंगो, पपाया, ऑरेंज, बनाना, आप ये 5 फ्रूट रख रहे हो। पांचों फ्रूट को आप अच्छे से मैनेज नहीं करोगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं होगा, तो आपका वेयर हाउस भी जाएगा, वेयर हाउस तो खत्म हो गया, जगह तो स्पेस खत्म हो गया आपके पास से। अब आप बाकी इन्वेंट्री कहाँ मैनेज करोगे, तो ये मैनेजमेंट का काम करता है होलसेलर। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बांटना, लोगों तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाने का एक इजीली मीडियम होता है किसी भी गुड्स और सर्विस को, है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम बांट रहे हैं चीजों को तो बांटेंगे फ्री में तो नहीं, पैसा लग के आया है तो पैसा लग के जाएगा। तो इसीलिए जब आप बांटते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो डिस्ट्रीब्यूट किसको करना होता है, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट किसको करता है, होलसेलर को, और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट किसको करता है, भाई रिटेलर को। ठीक है, ये बात समझ लो, चैन होती है, मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था, सबसे स्टार्टिंग में ये चैन सिखाई है। ठीक है, ये बोलते हैं हमारी सप्लाई चेन, ये हमारी क्या है, सप्लाई चेन है। ठीक है, इसको याद कर लो, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, रिटेलर के बाद जो माल जाता है वो किस पे, या तो एजेंट हो सकता है और या तो एजेंट लेके जाएगा कस्टमर पे। ठीक है, और कस्टमर किसके पास लेके जाता है, भाई कस्टमर माल लेके जाता है कंज्यूमर के पास। तो अब देख लो ये पूरी चेन मैंने बना दिया, प्रोड्यूसर माल बनाएगा, होलसेलिंग को बेचेगा बड़े एक लार्जेस्ट अमाउंट में, वो जे भेजेगा इसके पास स्मॉल यूनिट बना के रिटेलर के पास, रिटेलर भेजेगा एजेंट को पैसे देके। ठीक है, एजेंट लेके जाता है कस्टमर के पास डायरेक्ट। रिटेलर जो है वो एक तरह से कंज्यूमर को भी बेच सकता है, अगर प्रोड्यूसर कंज्यूमर ना आके कस्टमर आता है तो कस्टमर को भी बेच सकता है, वो अपने पास से एजेंट को भी बेच सकता है और एजेंट से इसको भी जा सकता है। काफी सारे मेथड है, डायरेक्ट भी ले सकते हो, बीच के इंटरमीडिएटरी गायब हो जाएंगे, आप इससे इसको दे सकते हो, इससे इसको ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट आप एजेंट से कस्टमर पे पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेन हो जाती है। आगे लिखा है क्रेडिटिंग एंड फाइनेंसिंग, क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग मतलब कि पैसे लेना और उधार। तो देखो क्रेडिट जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर पे, क्योंकि प्रोड्यूसर बड़ी लार्ज क्वांटिटी में माल देता है तो उससे उधार चलता रहता है। और जो प्रोड्यूसर से होलसेलर पे जा रहा है, जो माल प्रोड्यूसर से होलसेलर पे जा रहा है वो हमेशा क्रेडिट पे भी जा सकता है, कैश पे भी जा सकता है। और फाइनेंसिंग कब होता है, अगर माल होलसेलर से रिटेलर पे जा रहा है, माल होलसेलर से रिटेलर ले रहा है तो वो फाइनेंसिंग पे लेगा, पैसों में लेगा, क्योंकि छोटी क्वांटिटी, जब लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं तो पैसे कम होते हैं, है ना, मगर जब छोटी क्वांटिटी में ले रहे हो तो पैसे भी नहीं होंगे कम, और दूसरा आपको कैश देना पड़ेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन तीनों का होता है, एक प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, तीनों का होगा, क्योंकि जब कोई माल बना रहा है उसका भी वो क्या बोलते हैं रिस्क होता है कि माल बिकेगा नहीं बिकेगा, कितनी क्वांटिटी में बिकेगा। और जब वो वेयर हाउस में रख रहा है कौन, होलसेलर खरीद के, तो होलसेलर के पास अच्छी सी जगह नहीं हो, पैसे नहीं हो, फंड नहीं हो, आगे डिमांड ना हो तो वो कैसे खरीदेगा। बात करते हैं रिटेलर की, रिटेलर तो है वो स्मॉल क्वांटिटी पे खरीदता है, उस पर तो रिस्क है भाई। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने यहाँ पे पूरा पढ़ा होलसेलिंग का कॉन्सेप्ट, होलसेलिंग, होलसेलर, उसके फंक्शन और उसके हमने पढ़े नीचे सोर्स।
अब हम पढ़ने वाले हैं रिटेलर, पूरा का पूरा रिटेलर। रिटेलर वो बंदा जो छोटी क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज बाय करता है। कह रहा है रिटेलर आर द बिजनेस दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर। कह रहा है रिटेलर इज द बिजनेस दैट सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट टू कंज्यूमर। भाई मैंने बताया था ना कि रिटेलर डायरेक्ट भी कंज्यूमर को सेल कर सकता है और अपने एजेंट के थ्रू भी सेल कर सकता है। तो रिटेलर एक ऐसा आदमी जो छोटी क्वांटिटी पे माल को सेल करता है अपने कंज्यूमर तक। आगे लिखा है दे आर द फाइनल लिंक ऑफ ए चेन, और ये चेन का फाइनल लिंक होता है। मतलब कि ये जो चैन है ना, इस चैन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है, एक फाइनल लिंक भी होता है। अगर बीच में हम दो चीजों को हटा दें, एक एजेंट और एक कस्टमर को, तो अभी डायरेक्ट वो बेच सकता है उसको और वही प्राइस पे बेचेगा। बीच में हो सकता है पैसा कम ही कर दे, बाकी ये जो दो चीजें हैं पैसा ज्यादा खाती हैं। ठीक है, आगे लिखा है एंड दे ऑपरेट इन बिजनेस टू कंज्यूमर इन्वायरमेंट। और ये कैसा इन्वायरमेंट फॉलो करता है रिटेलर? बिजनेस टू इन्वायरमेंट, बिजनेस टू कंज्यूमर वाला। ठीक है भाई। अब आप बोलोगे होलसेलर कैसा इन्वायरमेंट करता है? भाई होलसेलर कभी भी डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचता, ये B2B करता है। क्या करता है? B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जिसका माल सीधा विक्रेता से विक्रेता पे जाता है बेचने के लिए। और जो रिटेलर होता है ये B2C करता है। इसके अंदर क्या होता है, जो माल है ना वो सीधा कंज्यूमर पे बेचता है। ठीक है, मतलब कि जो खाने वाले हैं उसको यूज करेंगे बंदे। ठीक है, उस पे आगे लिखा है फंक्शन ऑफ रिटेलर। क्या फंक्शन होते हैं? पहला होता है मर्चेंडाइजिंग, मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, जो भी रिटेलर है, जो भी माल बेच रहा है, उसकी एक अपनी एक गुडविल होती है, एक अपनी फ्रेंचाइजी होती है, अलग अलग तरह के सेलर्स होते हैं उसके नीचे जो खरीदते हैं माल, स्मॉल क्वांटिटी में लेके जाते हैं, तो मर्चेंडाइज होता है। प्राइसिंग जो होती है वो क्या होती है? प्राइसिंग थोड़ी हाई होती है होलसेलिंग के मुकाबले। सिंपल सी बात है, होलसेलिंग पे अगर ये मार्कर 10 रुपए का पड़ता है और रिटेलिंग उसको खरीदता है 12 रुपए में, तो रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को 20 रुपए में। प्राइस इसका 20 रुपए है और ये बनता तो 7 और 8 रुपए में, ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये बेचता कितने रुपए में? 20 रुपए में। आगे लिखा है डिस्प्ले एंड लेआउट्स। डिस्प्ले और लेआउट, जो भी चीज हम खरीदते हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर से किससे खरीदता है? होलसेलर से ना खरीद के वो रिटेलर से खरीदेगा, और रिटेलर से खरीदेगा तो उसका डिस्प्ले और लेआउट जो है वो सारा कुछ उसके चार्ज लगा के पैसे ऐंठता है कौन? रिटेलर आपका। उसके बाद आता है कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर को सर्विसेज दे रहा है तो कस्टमर के रिव्यू, कस्टमर के फीडबैक कौन सुनेगा? कस्टमर के रिव्यू फीडबैक कौन सुनता है? रिटेलर सुनने का काम करता है। कौन करता है? रिटेलर। कैसे? अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने कुछ भी खरीदा, मैंने अमेजोन से एक फोन मंगा लिया, फोन में कोई बाई चांस कोई दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो वो प्रॉब्लम को कौन फेस करता है? वो हमेशा कौन देखेगा? रिटेलर देखेगा। आप रिटेलर के पास लेके जाओगे कि भैया भैया हमारे फोन खराब हो गया, फोन कैसे ठीक करना है वो बता दो। ठीक है, मान लिया बहुत ज्यादा समझदार हो, आपको सब पता है कैसे किसके पास जाता है, बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि आप थोड़े से फुद्दू हो। अब पढ़ लो इसे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो अगला है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है? देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबको करके चलना पड़ता है, हर किसी को करके चलना पड़ता है। प्रोड्यूसर जो है माल बना रहा है तो वेयर हाउस में जगह रखने के लिए जगह चाहिए, इन्वेंट्री बनाएगा। होलसेलिंग, होलसेल में खरीद रहा है, मैंने एग्जांपल दिया था संतरे सेब टमाटर वाला, तो उसमें वो भी इन्वेंट्री मैनेज करेगा। रिटेलर अपनी दुकान में छोटी क्वांटिटी में खरीद रहा है तो हजारों चीजें होंगी उसकी दुकान में, तो वो भी हर चीज को मैनेज करके चलेगा। फिर आएगा एजेंट, सॉरी इसके बाद आएगा कस्टमर। कस्टमर जो डायरेक्ट बाय कर रहा है, डायरेक्ट, मैंने एक वर्ड लिखा DTC, डायरेक्ट। दिल्ली कमीशन नहीं है, वो नहीं है, DTC बस नहीं है सरकारी, दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, ये है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। जब माल कंज्यूमर से डायरेक्ट बेचा जा रहा है तो कंज्यूमर भी घर में मैनेज करके चलेगा इन्वेंट्री। दाल कहाँ रखनी है, चीनी कहाँ रखनी है, मम्मियां मैनेज करती है ना, मेरे घर में तो हालांकि मैं ही मैनेज करता हूँ। तो इसी तरह से सबको ही सब मैनेज करके चलता है। ठीक है, आगे आता है मार्केट प्रमोशन। मार्केट प्रमोशन के एक फंक्शन होता है रिटेलिंग का। मार्केट में कैसे दुकान का प्रचार करे, कैसे एडवर्टाइज करे कि मार्केट में लोगों को पता चल जाए कि एक नई दुकान खुली है रामलाल की चमनलाल से। ठीक है, तो भाई इसके लिए एडवर्टाइजमेंट लगती है, प्रमोशन लगता है, हर चीज लगती है जब आप कोई भी रिटेलिंग करते हो। तो आगे आता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस रेंडर्ड बाय रिटेलर। ऐसी कौन सी सर्विसेज है भाई जो रिटेलर बाय कर रहा है, रिटेलर ले रहा है? तो पहली सर्विस आती है कन्वीनियंस। रिटेलर भी एक सर्विस लेता है। जो डायरेक्ट डिलीवरी मैन होते हैं ना रिटेलर के नीचे, जो डिलीवरी करने आते हैं, स्विगी जोमेटो और पोटैटो वाले,
तो ये लोगों से आप अगर सामान खरीदते हो ना, तो सामान खरीदते टाइम ये पैसे भी चार्ज करते हैं, वो लाने की सर्विसेज जो होती है कन्वीनियंस के। अगला आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट कैसा सिलेक्ट किया जाए ये कैसे देखते हैं, ये होलसेलर के पास जाते हैं और बोलते हैं जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकेगा हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में, हम वो सिलेक्ट करेंगे। आगे आता है पर्सनलाइजेशन, सारे डिसीजन इसके होते हैं पर्सनलाइजेशन। एक ओनर है, एक ही मालिक है, तो डिसीजन रिटेलिंग में कौन लेता है, रिटेलर लेता है, जो बिजनेसमैन है वही लेगा, नॉर्मल बात है। आगे है रिटर्न एंड एक्सचेंज, रिटेलर के पास ये हक होता है कि रिटर्न भी कर सकता है, एक्सचेंज भी कर सकता है। कोई माल खराब है, कोई माल नहीं बिक रहा, तो ये माल किसको जाएगा, ये माल जाएगा होलसेलर को। किसको जाएगा, होलसेलर को। और होलसेलर उसके बदले में एक्सचेंज करके देगा या रिटर्न पैसे दे देगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है अगली बार ये दोबारा आएगा माल खरीदने। अगर अभी मैंने उसकी शिकायत नहीं सुनी तो मेरा एक रिटेलर कम हो जाएगा, मैं उसकी शिकायत नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा, और वो मेरी दुकान छोड़ के किसी अदर दुकान से होलसेलिंग की माल बाय करने लग जाएगा। आगे आता है कस्टमर सपोर्ट, जैसे रिटेलर हम लोगों को कस्टमर सपोर्ट देता है, वैसे एक होलसेलर भी जो है वो कस्टमर सपोर्ट देता है रिटेलर को। सारी प्रॉब्लम्स जो है होलसेलर को बताता है एक रिटेलर, जो भी गुड्स और सर्विस से रिलेटेड होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आएगा काइंड्स ऑफ रिटेलर। अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ रिटेलर। आपने गलियों में देखा होगा बहुत सारी शॉप है, मेडिकल शॉप है, परचून की दुकान होती है, अलग अलग शॉप की दुकान होती है, फ्लावर की, कॉस्मेटिक्स की। तो जो शॉप्स होती हैं उसमें रिटेलर बैठे होते हैं, सामान बेचने वाले बैठे होते हैं। सामान बेचने वाले अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला होता है बाय साइज, पहला तो रिटेलर जो होते हैं बाय साइज, साइज के हिसाब से देखा जाता है कि किसका जो बिजनेस है वो लार्ज है और किसका बिजनेस स्मॉल है, साइज के अकॉर्डिंग दुकानें बनी होती है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ओनरशिप में बिजनेस करते हैं, मतलब कि ओनरशिप कैसी है उनकी बिजनेस की वो देखना है। एक हमारे यहाँ है गुप्ता बर्गर करके, तो वहां पे जो गुप्ता जी है ना वो उसके ओनर है और उन्होंने रेंट पे अपनी रेडिया दे रखी है बर्गर शॉप। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे, वो फ्रेंचाइजी के लिए कर रहे हैं। गुप्ता की फ्रेंचाइजी है, ऐसी मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी के लिए काम करता है। ठीक है, ओनर नहीं है वो, सारे मैकडोनल्ड वाले ओनर नहीं होते, फ्रेंचाइजी है वो सबकी, वो सब पैसा मतलब कि एक सैलरी पे लगे हुए हैं। ठीक है, फ्रेंचाइजी। फिर आता है चेन वाले, ऐसे बिजनेस जो चेन में होते हैं, मतलब कि लाइन से बने होते हैं। ठीक है, चेन बिजनेस। फिर आता है इंडिपेंडेंट बिजनेस, कुछ बिजनेस कुछ रिटेलर इतने अमीर होते हैं कि वो अपना एक अलग सा बिजनेस खोलते हैं, अलग खुद ही का स्पेशल बिजनेस खोलेंगे। कपड़े की दुकान होगी उन्हीं का होगा, मालिक भी खुद ही होंगे, ओनरशिप भी खुद की होगी। ठीक है, समझ आ गया। फिर आता है तीसरा रेंज, प्रोडक्ट रेंज, जैसे कि कोई चीज में स्पेशलिटी हो या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो या कोई हो सकता है डिस्काउंटेबल स्टोर हो, कोई ऐसी चीज जिसमें आपकी स्पेशलिटी हो, आपने उस चीज की कोई बिजनेस खोल दिया, आपके प्रोडक्ट की रेंज के अकॉर्डिंग आप बिजनेस डिसाइड करोगे। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट थे रिटेलर और होलसेलर के। अब हम आगे और कुछ डिस्कस करने वाले पॉइंट, जैसे कि डिपार्टमेंटल सेंटर, सुपरमार्केट, तो वो सारा मैं लिखवाऊंगा। पहले आप इसको उतार लो, नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, इसको उतार लो, मिटोगे, दूसरा लिखवाना भाई। हाँ भाई, तो मैंने अभी जितना बताया था आपने उतार लिया होगा विश। ठीक है, अब मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं होलसेलिंग और रिटेलिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली। तो हम इसमें आप पढ़ने वाले हैं कि स्मॉल एंड लार्ज स्केल रिटेलिंग। तो भाई मैंने बताया था कि दो तरह की रिटेलिंग होती है, एक होती है स्मॉल स्केल की, एक होती है लार्ज स्केल की। अब दोनों के कॉन्सेप्ट में जो भी रिटेलिंग होती है ना, स्मॉल और लार्ज, मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए, बोर्ड पे मेंशन कर दिए। पहले आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 4 तरह की रिटेलिंग लिखी है। पहले जो रिटेलिंग है वो हमारी होने वाली है डिपार्टमेंटल स्टोर वाली। ठीक है, डिपार्टमेंटल नहीं, वो मेंटल है, डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, सेकंड जो होने वाली है मल्टीपल शॉप्स, चेन शॉप्स। मैंने बताया था मल्टीपल शॉप होती है, चेन शॉप होती है। ठीक है, थर्ड हम बताएंगे कॉर्पोरेट स्टोर्स के बारे में, कि जो कॉर्पोरेट स्टोर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो अब इसके फंक्शंस, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस मैंने तीनों की अलग अलग लिखी है। अब इसमें से याद करने से पहले आपको मैं कुछ कॉमन पॉइंट बताऊंगा, वो आपको लिखने हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अब मैं कुछ कॉमन पॉइंट छांटने वाला हूं, जो कॉमन पॉइंट आपको एग्जांपल में हेल्प करने वाले बहुत ज्यादा। फंक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या लिखा है, ब्रांड वैरायटी, कस्टमर सर्विसेज, विजुअल मर्चेंडाइज, कस्टमर कन्वेंस, डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज। अब इसके आप देखोगे, क्या देखोगे भाई, फंक्शन।
फंक्शन में कोई भी ऐसी चीजें जो मैच खा रही है तो हम उसको सर्कल कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें से कोई सर्कल करने के लायक नहीं है। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे कोई है नहीं ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एडवांटेजेस देखेंगे। तो एडवांटेजेस में देखो, वन स्टॉप शॉपिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, विजुअल, ब्रांड वैरायटी, लोकेशन। और यहाँ पे देखो देखो एक मेरे को मिल गई ब्रांड रिकॉग्निशन, ठीक है। ये भी देखो ब्रांड वैरायटी, दोनों सेम है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा यूनिफॉर्म कस्टमर क्रॉस सेलिंग। अब इसकी एडवांटेज में देख लो, क्वालिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंबरशिप है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, मैच करने लायक कुछ नहीं है। लोकेशन, विजुअल, इकोनॉमिक्स, वन स्टॉप। तो इकोनॉमिक्स देखो भाई, ये रहा इकोनॉमिक्स। अब आप बोलोगे भैया इसको गोले क्यों लगा रहे हो, ऐसे सर्कल क्यों मार्क कर रहे हो? तो भाई अभी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, एक मिनट रुक जाओ। ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, पहले आप इसको उतार लो चाहे, क्योंकि जब मैं इसको कराने लगूंगा तो भाई ये ज्यादा ही गंदा हो जाएगा, तो इसीलिए समझ कम आएगा। तो अभी मैं बोल रहा हूँ इसलिए उतार लो, ठीक है। अभी मैं बस आपको मैच करना सिखा रहा हूँ, तो आप वो देख लो। तो मैच हो गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी मैच हो रही है। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसकी लिमिटेशन देखेंगे। लोकल प्रेफरेंसेस, इसमें लॉस प्रिवेंशन, चेंजिंग कस्टमर, डिपार्टमेंट और ब्रांड, लोकल प्रेफरेंसेस, कॉम्प्लिकेशन, कंप्लीट मैनेजमेंट रिस्क, हाई ऑपरेटिंग। इसमें कुछ मैनेज नहीं हो रहा, इसमें आ जाते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले लिमिटेशन, जो इसमें लिमिटेशन है। तो एक काम करते हैं, लिमिटेशन में लिखा है लिमिटेड रिसोर्सेज, मेंबर पार्टिसिपेशन। हमने पढ़ा था यहाँ पे, मेंबर देखा था कहीं नहीं, ठीक है भाई। कॉम्प्लेक्शन है, ये मेंबर नहीं है। आगे है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट चैलेंजेस। तो मैनेजमेंट, ये रहा मैनेजमेंट, ठीक है। और मैंने क्या देखा था भाई, मैनेजमेंट हो गया, तो कहाँ गया मैनेजमेंट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, मेंबरशिप पार्टनर। तो मेंबर 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 नहीं है, प्रॉफिट है। तो हमारा क्या है, प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लॉस है। दोनों को मैनेज कर लिया हमने, प्रॉफिट है, लॉस हो गया, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। देखो ये रहा मैनेजमेंट फिर से, ठीक है। चेंजिंग कस्टमर ट्रेंड, इसको क्या एक जैसा हो सकता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, मेंबर पार्टिसिपेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे कुछ आ सकता है। तो डिपेंडेंट ऑन ब्रांड, ठीक है, मार्केट सैचुरेशन। और मार्केट का हो सकता है, मार्केट का भाई इसमें से कुछ नहीं है। अब एक चौथा और देख लेते हैं, इसमें एडवांटेज में कुछ है, वाइड है, रेंज है, ब्रांड वैरायटी। देखो ब्रांड वैरायटी आपको बताया था, बल्क बाइंग, ठीक है। और लिमिटेशंस में, लिमिटेशन में आप देखोगे, इन्वायरमेंटल हो गया, सप्लाई हो गया, लोकल इम्पैक्ट हो गया, ओवर एक्टिंग हो गया, ये हो गया लोकल इम्पैक्ट। एक मिनट, ये रहा लोकल प्रेफरेंस, लोकल प्रेफरेंस लिमिटेशन में, ठीक है। और इसकी लिमिटेशन में आप देख लो, कहाँ गया लोकल इम्पैक्ट, ठीक है भाई। सप्लाई चेन रिस्क और इन्वायरमेंटल, इसमें है गई कोई भी इन्वायरमेंटल या सप्लाई चेन रिस्क वगैरह। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है, चैलेंजिंग कस्टमर ट्रेंड। और इसमें क्या है, मार्केट सैचुरेशन और डिपेंडिंग ऑन ब्रांड। और उसके बाद लिमिटेशन भाई मेंबरशिप पार्टिसिपेशन। और इसमें है सप्लाई चेन और मेंबरशिप पार्टिसिपेशन। हाँ भाई, तो मैंने अब सर्कल कर दिया मोस्टली। अभी हम एडवांटेजेस में एक बार और चेक करने वाले हैं, एडवांटेजेस दोबारा से एक बार देखने वाले हैं। एडवांटेजेस में क्या है, इसके एडवांटेजेस में वाइड प्रोडक्ट रेंज, कन्वीनियंस। और इसमें कुछ है ऐसा कुछ, वाइड प्रोडक्ट रेंज और कन्वीनियंस, क्वालिटी कंट्रोल है, कॉस्ट सेविंग है, मेंबरशिप ओनरशिप है और सोशल है। इसमें क्या दे रखा है, तो इसके अंदर कहीं कुछ ऐसा दे रखा हो तो हम उसको मार्क करेंगे। ब्रांड वैरायटी, देखो ब्रांड वैरायटी ये रहा, विजुअल ये रहा, ठीक है। तो ब्रांड वैरायटी, विजुअल मेरे को मिल गया। तो कस्टमर लॉयल्टी, तो ये रहा कस्टमर कन्वीनियंस, कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर कन्वीनियंस। मैं अभी बताऊंगा ये मैं मार्क क्यों कर रहा हूँ, बस एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। सेंट्रल बाइंग है हमारा, सेंटरशिप बाइंग, डाइवर्सिंग प्रोडक्ट रेंज हो गया। और इसके अंदर आ गया कॉस्ट सेविंग, क्वालिटी कंट्रोल, सोशल, मेंबरशिप, ओनरशिप। तो अभी इसके अंदर कुछ है बस भाई, हमने सारे चेक कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस पे सर्कल क्यों लगाया। बेसिकली सर्कल लगाने का रीजन ये है कि जिस पे मैंने सर्कल लगाया है, अगर मैं फंक्शन बात कर रहा हूँ, देखो फंक्शन डिपार्टमेंटल स्टोर के फंक्शन, इसके और इसके अगर फंक्शन दिए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। तो जो इनके फंक्शन है ना, जिस पे मैंने मार्क लगाया है, ये फंक्शन आप इसके इसमें यूज कर सकते हो, इसके फंक्शन इसमें यूज कर सकते हो जिन पे मार्क लगाया है, ये सेम ही फंक्शन है। अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज, तो प्रोडक्ट रेंज को आप बोल सकते हो एक तरह से स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये भी हो गया।
तो अब आपको ज्यादा पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मार्क वाले गिने चुने पॉइंट याद कर लो। ये पॉइंट इसमें भी काम आएंगे, इसमें भी काम आएंगे, इसमें भी काम आएंगे। तो ये मैंने क्या करा, एक तरह से कम कर दिया आपके याद करने का तरीका। अब सारा मैं समझाऊंगा अभी। एडवांटेजेस देखो, एडवांटेजेस में मैंने यहाँ 2 पे गोला लगाया, यहाँ मैंने 2 पे गोले लगाए, और यहाँ एडवांटेजेस में भाई इतने नहीं मिलेगा तो यहाँ एक भी नहीं है, और यहाँ पे 2 पे गोले लगाए तो 2 4 6, तो ये हो गए आपके 6 एडवांटेजेस। आप 6 के 6 एडवांटेजेस में से 6 ही लिखने होते हैं वैसे तो। आप 6 में से कोई सा भी कहीं भी लिख दोगे ना तो तीनों चारों में चल जाएगा, तीनों चारों में काम चल जाएगा, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिमिटेशन आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस में, तो डिसएडवांटेजेस में मैंने 2 यहाँ लगाए हैं, 2 यहाँ लगाए हैं, ठीक है, और मैंने इसमें लगाया है 1 लिमिटेशन, और इसमें लगाया है मैंने 1 लिमिटेशन, तो मतलब टोटल आपके 5 हो जाते हैं, ठीक है, 2 4 5। तो इन पांचों को आप मिक्स करके किसी में भी डाल दोगे तो चल जाएगा। तो बेसिकली ये था मोटा मोटा बात जो मैंने मार्क लगवाया, ठीक है। समझ आ गया मैंने क्यों मार्क लगवाई, ताकि आपको इतने पॉइंट याद ना करने पड़े। और ये वो पॉइंट है जो बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, मतलब सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंटल स्टोर से। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, एक ऐसा स्टोर होता है जहां पे कुछ सेपरेट वो बना रखे होते हैं डिपार्टमेंटल, अलग अलग तरह के आपको बॉक्सेस बना के दे देंगे। उन बॉक्सेस में आपको अलग अलग तरह की वैरायटी का सामान देखने को मिलेगा, अलग अलग माल बेचा जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जहां पर सबका एक अलग सा रूम होगा। आपको ज्वेलरी खरीदनी है वो अलग होगी, आपको जीन्स खरीदनी है वो अलग होगी, आपको कोई और चीज बाय करनी है, टी शर्ट, तो उसका अलग रूम होगा। तो इसको डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। आगे लिखा है डिपार्टमेंट का फंक्शन में बात करते हैं। पहला आता है डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज। प्रोडक्ट रेंज जो होती है बहुत डाइवर्स होती है, मतलब कि बहुत सारी क्वालिटीज होती है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, ठीक है। आपको हर एक लेवल का, हर एक यूनिट का, हर एक स्मॉल साइज से बड़े साइज तक का माल आपको मिलता है। सेकंड लिखा है कस्टमर कन्वीनियंस। डिपार्टमेंटल स्टोर कस्टमर कन्वीनियंस होते हैं। कस्टमर अगर वहां पे जाता है तो कस्टमर इजीली चीजों को बाय कर सकता है, कोई ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट आता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग मतलब होता है बड़े बड़े आउटलेट्स जिन पे लाइट लगी होती है, टीवी की तरह लाइनें चल रही होती हैं, है ना। आउटलेट्स आपने देखे हुए टीवी की तरह एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स नेम आ रहे होते हैं, तो वो मर्चेंडाइज होते हैं। वो हेल्प करते हैं कस्टमर का अट्रैक्शन गेन करने में, और जब कस्टमर का अट्रैक्शन उस चीज पे जाएगा तो कस्टमर को वो चीज अच्छी लगेगी, और जब चीज अच्छी लगेंगी तो कस्टमर उसको बाय करने की सोचेगा। नेक्स्ट आता है क्रेडिट सर्विसेज। जो कस्टमर है उसको क्रेडिट सर्विस अवेलेबल होती है, आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ। हालांकि क्रेडिट सर्विस यहाँ भी आप लिख सकते हो, अगर आप मल्टीपल शॉप्स या चेन शॉप्स की बात करो तो इसमें भी आप एक पॉइंट डाल सकते हो क्रेडिट सर्विसेज या सेंट्रलाइज्ड बाइंग। देखो ये पॉइंट मिल गया मेरे को। सेंट्रलाइज्ड बाइंग मतलब कि आप किसी भी तरह से बाय कर सकते हो प्रोडक्ट को, कैश में, आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, आप किसी भी तरह कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ब्रांड वैरायटी। आपको ब्रांड की अलग अलग वैरायटी मिल जाती है, आपको अलग अलग ब्रांड मिल जाता है कि अलग अलग ब्रांड के डेवलप कर रखे प्रोडक्ट, या फिर बोल सकते हो अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट। आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो, जिस भी ब्रांड का यूज करते हो, आप वही ब्रांड को बाय कर सकते हो आराम से, ठीक है भाई। नेक्स्ट है उसके बाद हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस। अभी हमने पढ़े कि फंक्शन क्या है, अभी हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं, ठीक है भाई। तो अभी हमने देखे थे फंक्शन क्या है, अभी हम एडवांटेजेस देखेंगे। पहला एडवांटेजेस होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ना उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस इसके बहुत सारे होते हैं। पहला जो एडवांटेजेस है वो ये है कि वन स्टॉप शॉपिंग होता है। वहां पे क्या होता है, आपका एक वो नहीं है कि पर्टिकुलर एक जगह है आप यहाँ से शॉपिंग कर लो उसके बाद फिर आगे आपको शॉपिंग करने को नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लग्जरी चीजें और ब्रांड जो है ना वो बहुत सारे हैं, तो बहुत बड़ा शोरूम है। तो आप इसमें जहां पे से जो चीज खरीदना चाह रहे हो आप वो चीज खरीद सकते हो। वन स्टॉप शॉपिंग कहलाता है, ठीक है। मान लो आपके पास एक स्टॉप है, जैसे कि आप लोग दुकान पे जाते हो, आप क्या करते हो, अगर मान लो उसके पास इक्लेयर्स की टॉफी आप वो ले लेते हो, दूसरी टॉफी कोई भी नहीं है, तो आपके क्या है वो एक वन स्टॉप है। आप वन स्टॉप है, आप एक ही चीज से एक ही चीज खरीद पाओगे। बट ऐसा नहीं होता डिपार्टमेंटल स्टोर में, वहां पर बहुत सारी वेराइटीज हैं, टॉफीज बहुत सारी हैं, आप एक नहीं प्रेफर करते आप दूसरी ले लो, आपको दूसरी नहीं पसंद आप तीसरी ले लो, तो आप वन स्टॉप शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि बहुत सारी चीजें ले सकते हो।
आगे लिखा है इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल में अगर मान लो आप कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हो तो आपका जो स्केल है वो एक लार्ज लेवल पे होता है, ठीक है। आपका बिजनेस जो है वो एक लार्ज लेवल पे होगा, और जब बिजनेस लार्ज लेवल पे होगा तो उसमें काफी सारी चीजें आएंगी। तो जितनी भी चीजें हैं हो सकता है वो इकोनॉमिक्स रूप में अच्छी हो, कुछ चीजें बुरी हो, तो जो भी चीजें आप प्रेफर करना चाहते हो, जो खरीदना चाहते हो वो आप ले सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है विजुअल अपील। देखो विजुअल अपील मैंने अभी आपको समझाया था, विजुअल मर्चेंडाइज। तो विजुअल अपील मतलब क्या होता है, एक ऐसी ब्रॉडकास्ट जो टीवी के माध्यम से या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से सामने चलती रहती है ना। वो डिस्प्ले होता रहेगा टीवी स्क्रीन पे, या ऊपर जो स्क्रीनिंग लगी रहती है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह में, तो वो स्क्रीनिंग होता रहेगा। आपको जो उसमें से पसंद आता है आप वो ले सकते हो, आप उसको देख के अच्छे से देख सकते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा आ रहा है। उस पर एडवर्टीजमेंट ही चलती रहती है किसी ना किसी चीज की, तो वो विजुअल अपील कहलाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है ब्रांड वैरायटी। देखो ब्रांड वैरायटी ऊपर मैंने बताया था, सेम वही मैंने मार्क करे हुए, और ये जो पॉइंट मार्क करे इसीलिए मैंने मार्क करवाए थे, आपको बताया था कि जो भी पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं इनमें आप एक सिमिलैरिटी होगी, आप इस पॉइंट में इसको यूज कर सकते हो, वही पॉइंट आप सेम इसमें यूज कर सकते हो और इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रांड वैरायटी आपको बता चुका हूं। नीचे आते हैं लोकेशन। लोकेशन में क्या होता है कि आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में इजीली लोकेट करने की चीजें होती है, कि आपको कोई चीज ढूंढनी है तो आपको कहाँ मिलेगा वो सामान, वो इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको हर चीज वहां पे मेंशन करके देगा। आपको ट्रॉली कहाँ रखी है वो साइड में दिख जाएगी, आपको जो शैम्पू शोरूम है, शैम्पू कहाँ है तो शैम्पू का डिपार्टमेंट अलग होगा जहाँ पे आप सिर्फ शैम्पू ले पाओगे। ऐसा खजाने की तरह पूरा भरा नहीं होगा हर चीज से कि आपको उसमें बहुत ज्यादा चीजें ढूंढनी पड़े, नहीं, आपको अलग अलग चीजें अलग अलग जो लोकेशन है वहां पर मिल जाएगी। अब नीचे बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उनके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, मतलब कि बुरी चीजें उसमें क्या है। तो लिमिटेशन बोल सकते हो एक तरह से। पहली लिमिटेशन होती है कि हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। हर चीज का एक जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हाई होता है, इतना ज्यादा हाई होता है कभी कभी जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम नहीं कर पाता उस चीज को, बिकॉज उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है। सेकंड आता है कंपटीशन। मार्केट का कंपटीशन के मुकाबले प्राइस से ले लो या क्वालिटी से ले लो या डिस्काउंट से ले लो, हर चीज जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो जितना कंपटीशन ज्यादा होगा हर चीज में उतना ही ज्यादा लोगों को दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स होगी। आगे लिखा है थर्ड हमारा कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। देखो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट जो पॉइंट है यहाँ पे भी आएगा बीच में, तो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है। तो आगे जब कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट जैसे मैनेजमेंट चैलेंजेस आ गया तो ये हम आगे नहीं बताएंगे। तो कॉम्प्लेक्स मैंने बताया कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट ये होता है कि आप जब भी मैनेज करते हो, डिपार्टमेंटल स्टोर में काफी बार क्या होता है इतना बड़ा बना देते हैं कि उसमें ना मैनेज तो कर रखी है चीजें, मगर हमें डिपार्टमेंटल स्टोर में जो चीजें लेनी है, अभी मेरे को टी शर्ट लेनी है, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं या सीधा जाऊं, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा है, चीजें मैनेज है बट वो चार्ट नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो उसके लिए भी एक मैनेज करना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट में आता है। नीचे लिखा है चेंजिंग कस्टमर ट्रेंड्स। चेंजिंग कस्टमर ट्रेंड्स, कस्टमर के ट्रेंड्स जो होते हैं, जो उनकी ट्रेंडिंग है वो भी चेंज होती रहती है, और जब वो चेंज होता रहता है ट्रेंड्स तो उसमें भी लोगों को दिक्कत आती है। अभी मान लो मैंने एक एलोवेरा शैम्पू लिया था, फेशियल करने के लिए अपना वाल वगैरह मांग सकते हो, तो जो मैंने शैम्पू लिया था उसकी शेप उस टाइम ऐसी थी, कुछ ऐसी करके ऐसी पैकेजिंग थी उसकी, ठीक है, एग्जांपल ले लो। अब उसकी पैकेजिंग जो है वो ऐसी कर दी, जो कस्टमर है उसकी पैकेजिंग ऐसे करके ऐसे कर दी। तो पहले जब मैंने खरीदा था तो वो ऐसा था, अब वो ऐसा कर दिया। तो अब मैंने क्या करा, मैंने देखा कि यार शैम्पू वही तो नहीं है, क्या पता हो सकता है गलत कोई मैं फेक शैम्पू ले लूं। तो इस वजह से जब चीजें चेंज होती है, ट्रेंड चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को चॉइस करने में बहुत दिक्कत होती है। कस्टमर सोचता है हम जो हर बार लेके जाते हैं वो तो ये वाला है, अगर हम ये ले गए तो हो सकता है ये कोई नुकसान कर दे हमारे फेस को, तो इसलिए हम इसको नहीं प्रेफर करते, नहीं लेते हम, ठीक है। तो ये ट्रेंडिंग चेंज होता है। आगे आता है लॉस प्रिवेंटेशन। लॉस प्रिवेंटेशन मैंने अभी बताया, जैसे कि ट्रेंड में चेंज होगा तब आप उसको नहीं बाय करोगे, क्यों? क्योंकि आपकी जो परसेप्शन है वो ये कहेगी कि पहले जो लेके गए थे वो ये वाला था, आप यही वाला मांगोगे, आपको हर बार यही सूट करता है। वो चीज इसमें भी है, मगर कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको देखेगा पढ़ेगा। कस्टमर के दिमाग में एक ब्रांड है कि ना वो छप जाती है इमेज कि ये ब्रांड ऐसा ही दिखता है। जैसे मैंने पार्ले जी बोला, अब आपके दिमाग में एक पार्ले जी की इमेज आई है, आई ना,
जिस चीज की आई वो कमेंट में लिखो हाँ मेरे आ गई थी पार्ले जी की बिल। तो अब जिसके भी दिमाग में पार्ले जी की इमेज आई है वो कैसी आई है, एक छोटी सी लड़की जिसपे 4 उंगली ऐसा करके छपा हुआ है, बिस्कुट खा रही है और एक पीले रंग का पैकेट है, रेड रंग की स्ट्रिप्स लाइन है उसके ऊपर, व्हाइट रंग की लाइन है और येलो रंग की लाइन है, ठीक है, और एक रेड कलर के उसमें और व्हाइट कलर के फॉन्ट में लिखा है पार्ले जी, ठीक है। तो ये डिमांड में आ गया। तो भाई ये लॉस प्रिवेंटेशन होता है, मतलब कि आपके दिमाग में वही चीजें छप जाती हैं जो पुरानी आपने ली होती है। अब आपको डिजाइन उसका चेंज कर दो, अब पार्ले जी को ओरियो की तरह बना दें, उसका पैकेट चेंज कर दें, वो लड़की हटा के, तो पार्ले जी लिख के बेचेंगे तो आप बेचोगे नहीं, लोगे पार्ले जी पे तो ट्रस्ट नहीं करोगे ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट है मल्टीपल शॉप चेन शॉप। मल्टीपल शॉप क्या होती है, ऐसे शॉप या बोल सकते हैं ऐसे शोरूम जहां पर हर एक चीज को सेपरेट रखा जाता है। चेन शॉप होती है वहां पर जो लोग है ना वो आपको दिखाते हैं, मतलब आपका जो सामान है बिलिंग वगैरह करना है तो आप किसी से पूछोगे कि भाई ये चीज कहाँ रखी है, तो आप वहां पे जाके उसको लोगे, ठीक है। तो लोगों से आपको पूछ पूछ के जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर चीजें बहुत मुश्किल मिलती है। तो यहाँ पे फंक्शन पहले लिखा है स्टैंडर्डाइजेशन, और ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कस्टमर कन्वीनियंस को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, जो कस्टमर कन्वीनियंस है स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज्ड बाइंग की, जो सेंट्रलाइज्ड बाइंग होती है, और मैंने बताया था कि सेंट्रलाइज्ड बाइंग भी इसी में से एक उठा के मैंने एडवांटेज जिसको मार्क किया हुआ है। सेंट्रलाइज्ड बाइंग मतलब कि जब भी आप बाइंग करते हो, कोई भी चीज खरीदारी करते हो, तो आपका एक फोकस होता है, आपका एक एम होता है कि मेरे को ये चीजें ऐसे बाय करनी है, ये चीजें ऐसे बाय करनी है। तो वो जो एम है, वो जो सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है, उसको सेंट्रलाइज्ड बाइंग कहते हैं। आगे लिखा होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हर एक शॉप इन्वेंट्री मैनेज करती है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक कॉमन पॉइंट आता है, डिपार्टमेंटल में भी डाल सकता है, इसमें भी डाल सकता है, इसमें भी उसमें भी, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर आता है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। कस्टमर्स का लॉयल्टी प्रोग्राम, जो भी कस्टमर है, तो अब ये देखा जाता है कि कस्टमर जो है उसके ऊपर सीसीटीवी लगे रहते हैं। कुछ सीसीटीवी किस लिए लगे रहते हैं कि कस्टमर कोई चोरी ना कर सके, चोरी कर लेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये भी चीज होती है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो भी कस्टमर्स है उनकी एक ट्रेनिंग होती है, डेवलप किया जाता है उनको, ठीक है। कस्टमर्स को कहते हैं, सॉरी, जो स्टाफ है वहां का उसको ट्रेनिंग कराई जाती है, डेवलप किया जाता है, ताकि वो कस्टमर को वो चीजें दिखाने में हेल्प कर सके जो वो खरीदना चाहता है, ठीक है। आगे लिखा उसके बाद एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में पहला जो एडवांटेज है वो आता है ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन कि ब्रांड जो होता है वो कैसे कैसे हेल्प करता है लोगों की। तो देखो, आप जब भी दुकान में जाते हो आपका एक पर्सपेक्टिव होता है कि आपको चीजें क्या खरीदनी है, घर से सोच के निकलते हो, सोच के निकलते हो कि अगर वो नहीं मिला तो उसके सबऑर्डिनेट में या मैं उसके अल्टरनेटिव में क्या चीजें खरीदूंगा। तो आप ब्रांड एक मायने रख के जाते हो दिमाग में कि हो सकता है आप कोई ब्रांडेड शोरूम में जा रहे हो, कोई ब्रांडेड चीज ले जा रहे हो, ठीक है। तो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। अगला आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। देखो, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, ये रहा इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है। फिर आता है यूनिफॉर्म कस्टमर। ऐसे कस्टमर जिनकी सोच एकदम सिमिलर हो, जैसे कि कोई 50 से 60 रुपए का सामान खरीदने जा रहा है, तो ऐसे ही और भी कस्टमर आते हैं जो 50 से 60 का ही सामान ले, उनको बोलते हैं यूनिफॉर्म कस्टमर। ये ऐसे कस्टमर जो सेम थिंकिंग वाले हो, यूनिफॉर्म कस्टमर कहलाते हैं, जो एक ही चीज को खरीदे। हर एक कस्टमर एक ही चीज को अगर खरीद रहा है तो वो यूनिफॉर्मिटी है, एक जैसा ले रहे हो, ठीक है, उसको कहते हैं। किसी भी चीज में यूनिफॉर्म हो सकता है, जरूरी नहीं है प्राइसिंग में, हो सकता है उनकी चॉइसेस हो या क्वालिटी एक हो, ठीक है। क्रॉस सेलिंग मतलब होता है कि जो बाहर लोग खड़े होते हैं, जो दुकान के शॉप के बाहर होते हैं, तो जो मार्केट चेन होता है उसमें क्या होता है, कुछ सबऑर्डिनेट्स बाहर रखे होते हैं अलग से, वो आपको कपड़े वपड़े दिखाते हैं, बाहर ऐसे हांटते रहते हैं, आपको बोलते हैं आपको शोरूम जाना है, कपड़े खरीदने, चलो मैं लेके चलता हूँ, अपने साथ हाथ पकड़ के आपको दुकान तक उसी लेके आएंगे जो मल्टीपल आपका शॉप होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, क्रॉस सेलिंग होता है, बेचने का एक तरीका कि बाहर से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने हायर कर रखे कुछ पर्सन। आगे है लिमिटेशन। लिमिटेशन में पहला आता है मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने अभी बताया था मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। फिर आता है लोकल प्रेफरेंसेस। ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लोकल प्रेफरेंसेस होते हैं लोगों के, वो बहुत ज्यादा देखने पड़ते हैं, अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो आपका कस्टमर माल नहीं लेगा। मार्केट सैचुरेशन क्या होता है, अच्छे से मार्केट को रिसर्च करना, कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट में कैसा मिल रहा है। अभी डिपार्टमेंटल स्टोर में एक बिस्किट का प्राइस 10 रुपीज है, वही बिस्किट 15 रुपीज का ये दे रहे हैं, वही बिस्किट 20 रुपीज का कॉर्पोरेट दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर को पहले सैचुरेशन की आदत पड़ी होती है, मार्केट बार्गेनिंग कराता रहता है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंट ऑन ब्रांड। मैं आपको बताया था कि डिपेंड्स ऑन ब्रांड, आपको ब्रांड वैरायटी बताया था मैंने, ठीक है। जब तक चीजें ब्रांडेड नहीं होंगी तो लोग लेंगे नहीं, और चीजें कुछ जरूरी नहीं है कि लोग ब्रांडेड ही लेते हैं, पैसा ज्यादा होता है,
कुछ फेक ब्रांड भी होते हैं, बट वो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। अगर जितना बेकार लगेगा तो लोग उसको नहीं खरीदना चाहेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से। अगला है कोऑपरेटिव स्टोर्स। कोऑपरेटिव स्टोर्स ऐसे स्टोर होते हैं जो एक बड़े लेवल पे तो नहीं कह सकते, छोटे लेवल पे खोले जाते हैं, ठीक है। और वहां पर वर्कर्स जो होते हैं, काम करने वाले, बहुत कम होते हैं, मिनिमम। यहाँ पे क्या होता है, पहले चीज तो कि आपको एडवांटेजेस में मेंबरशिप मिल जाती है, मेंबर ओनरशिप। आपको दिख जाएगा जो भी बंदे वहां काम कर रहे हैं ना, वो उनकी खुद की दुकान है, ये ओनर नहीं होते। डिपार्टमेंटल और मल्टीपल चेन में ओनर कोई नहीं होता, क्योंकि ओनर इनके दूसरे होते हैं, जो काम कर रहे हैं वो वर्कर होते हैं। बट यहाँ पे मेंबरशिप होती है, ओनर खुद बैठता है गल्ले पे, ठीक है। कॉस्ट सेविंग होता है, यहाँ पे पैसे बचते हैं इसी कारण से कि अगर मान लो ज्यादा बंदे हायर करेगा तो पैसे देने पड़ेंगे, अपने ही चाचा मामा ताऊ पड़ोसियों को लगा लेता है दुकान में। क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी कैसे, उसका कंट्रोल कौन करेगा, खुद। अगर मान लो मालिक ही बैठेगा दुकान में तो वो देखेगा क्वालिटी कैसी आ रही है, प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, लोगों को बेचना है तो लोग खरीद क्यों नहीं रहे हैं, तो वही सब चीजें देखेगा। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आपको ये देखना है कि समाज जो है, जो आपका जो लोग हैं आसपास के, तो वो जब चीजें ले रहे हैं, वो जब चीजें बाय कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, आसपास जो आपको मिल रहा है वो कैसा है, ठीक है। लोगों को कुछ सैंपलिंग देना, फ्री में देना, ताकि लोगों को क्या कर सके, लोगों को ट्रस्ट हो सके आपके प्रोडक्ट पे, ब्रांड पे, इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें भी भाई कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन पहली है लिमिटेड रिसोर्सेज। जब कोई ओनर अपने खुद के पैसे लगाता है तो ज्यादा फंड नहीं होता, ज्यादा पैसे नहीं होते, इनके मुकाबले छोटा बिजनेस होगा तो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, आपके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। मेंबर पार्टिसिपेशन मतलब कि आपके जो मेंबर हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट हर एक का होना चाहिए। सामान कोई रखा है तो कोई सामान चाचा ने रख रखा है, कहीं कोई मामा ने रख रखा है, कोई ताऊ ने रख रखा है, तो आप उसको क्या करते हो, बताते हो लोगों को। लोग पूछेंगे कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो आपको पूछ पूछ के जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये था ब्रांड रिकॉग्निशन, ये वाला तो भाई मिट गया था, इसलिए लिख दिया। अगला है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट जब होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किसी को नहीं होता, वो ओनर का होता है प्रॉफिट, बिजनेस जिसका है उसका। मैनेजमेंट चैलेंजेस। मैनेजमेंट चैलेंजेस होते हैं कि अब यहाँ पे मैनेज कौन करेगा, कैसे, क्योंकि अगर बिजनेस खुद का है, बंदे हायर नहीं करना चाहते तो मैनेज आपको करना पड़ेगा। अच्छा मैनेज करा तो सेल बढ़ेगी, वरना सेल घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुपरमार्केट। आपको पता होना चाहिए कि अब हम बात कर रहे हैं सुपरमार्केट की। सुपरमार्केट में भी आप जाते हो, बहुत बड़ी सुपरमार्केट होती है, हर चीज मिलता है, उसमें भी कुछ फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। सुपरमार्केट इज ए लार्ज रिटेलर। सुपरमार्केट कौन होता है, एक लार्ज रिटेलर होता है। रिटेलर, हाँ भाई, होलसेलर नहीं होता, बड़े अमाउंट पे होता है उनके पास माल, बट वो रिटेलर होता है, एक आखिरी एजेंट होता है जो डायरेक्ट माल किसको बेचता है, कस्टमर्स को बेचता है, ठीक है। ये भी रिटेलर ही है, होलसेलर नहीं है, क्योंकि इसके पास वेराइटीज होती है। आगे लिखा है स्टोर दैट प्राइमरी फूड एंड ग्रोसरीज। कह रहा है कि जो स्टोर्स होते हैं वो प्राइमरी क्या करते हैं, एक तो फूड और एक ग्रोसरी, मतलब कि फल फूल, खाने की सब्जियां, मतलब खाना वाना और सब्जी वगैरह, और जो सीड्स हैं, ग्रेन्स है, दाल चावल चीनी राशन, तो ऐसी चीजें बेचते हैं सुपरमार्केट वाले, ठीक है। एडवांटेजेस में आता है वाइड प्रोडक्ट रेंज। इनकी प्रोडक्ट रेंज बहुत ज्यादा होती है, प्रोडक्ट रेंज अलग अलग होती है, जैसे चीनी, शुगर, चाय पत्ती, दाल, हल्दी, मिर्ची, नमक और चना वना, सोयाबीन वगैरह, बहुत वैरायटी रखी होती है उन्होंने। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस। आपको कन्वीनियंट होती है, मार्केट के प्राइस पे भी आपको मिल जाता है जो नॉर्मली होता है, और चीजें जो होती है फ्रेश होती है। सुपरमार्केट की चीजें भी फ्रेश होती है। काफी लोगों को लगता है कि सुपरमार्केट जाएंगे तो बड़े बड़े मॉल हैं तो हो सकता है बासी सामान बेच रहे हो, कब का बिकता हो ना बिकता हो, तो वो सब्जी रेडी वेडी वालों से खरीदते हैं, बट ये कन्वीनियंस होता है। आगे उसके बाद लिखा है बल्क बाइंग और ब्रांड वैरायटी। ब्रांड वैरायटी काफी सारी होती है। बल्क बाइंग होता है कि लोगों से अलग अलग तरह के वो इकट्ठे माल खरीदते हैं, बल्क में खरीद देते हैं। ट्रकीज आते हैं, बड़े बड़े ट्रक आते हैं, लगेज आते हैं, तो वो सामान उतार के जाते हैं रोज सुबह। हर एक चीज जो भी इसमें नीड है, जो भी लोग खरीदते हैं, तो वो सारे बल्क में लेते हैं माल को, ठीक है, तो बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं। आगे लिखा है लिमिटेशन। इसके लिमिटेशन होता है कि इम्पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस वो जब आप खुद कस्टमर से कुछ डील करते हो, बार्गेनिंग कराते हो, खरीदते हो। सुपरमार्केट जैसी जगह पे इम्पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जहां पर आप सीधा डायरेक्ट कस्टमर से मिलते हैं, मतलब डायरेक्ट आप ओनर से नहीं मिलते, आप बार्गेनिंग नहीं करा सकते। आपकी रेट फिक्स कर देंगे कि आपने ग्रोसरी लेनी है, टमाटर 40 रुपए किलो, तो ऊपर रेट लिखा हुआ है, आप 40 रुपए किलो आप छांट लो, जो भी छाटना है, आप बार्गेनिंग नहीं कराओगे वहां पे, ठीक है। तो इम्पर्सनल एक्सपीरियंस होता है एक तरह से। ओवर क्राउडिंग होता है, लोगों से भरा होता है, खचाखच भीड़ होती है बहुत ज्यादा,
ठीक है। तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आपके पैर रखने की जगह नहीं होती। लोकल इम्पैक्ट पड़ता है, आसपास के जो लोग हैं ना वो वहां पे ज्यादा आने लग जाते हैं, क्योंकि दूर दूर से तो आ ही रहे हैं। आसपास के जो है ना, पास के हमारे बड़ी सुपरमार्केट देखनी है, किसी किसी को चीजें लेनी नहीं होती, बस घूमने आ जाते हैं। तो लोकल मार्केट जो है वो ज्यादा होता है, इम्पैक्ट ज्यादा होता है। सप्लाई चेन रिस्क होता है, आपका जो सप्लाई चेन है ना वो रिस्क बढ़ जाता है सुपरमार्केट में, कि सप्लाई चेन जब आप कर रहे हो ना, अगर अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा तो लोग चोरी करने लग जाते हैं सामानों की। ठीक है, जैसे कि कोई देख नहीं रहा तो आलू उठा ली, बैग में डाल लिया। आप जा रहे हो तो आपको कोई ज्यादा इतना चेकिंग तो होती नहीं है, सुपर मार्केट में हजारों लोग आ रहे हैं, क्राउड इतना है। अभी बोला तो जितना क्राउड होगा उतना ही सप्लाई चेन रिस्क बढ़ेगा। इन्वायरमेंटल कंसर्न होता है कि जो भी आसपास के लोग हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, गली वाले, सब आ जाते हैं। सुबह हुई, सुपर मार्केट खुला, चलो भाई एसी के हवाले ने कुछ लोग टहल रहे हैं, बस ऊपर घूम रहे हैं, नीचे घूम रहे हैं, लिफ्ट में मजे ले रहे हैं, ठीक है, एलिवेटर पे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज होती है बेसिकली। तो ये पूरा जो चैप्टर है होलसेलिंग एंड रिटेलिंग आपका कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर नंबर 10 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, होलसेलिंग एंड रिटेलिंग। अब किसी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, किसी को नोट्स खरीदने हैं, तो भाई नोट्स के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा, देख रहे हो, तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करो कि नोट्स को परचेज करना है, ले सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वही बता देंगे आपको, और आप इसको इजीली बाय कर सकते हो। मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए थैंक यू एंड सी यू, बाय बाय, टाटा। अब आप इसको उतार लो।